Here we will consider two different projectiles. Both are thrown simultaneously from the ground. एक प्रोजेक्टाइल को u1 वेलोसिटी से θ1 एंगल पे थ्रो किया फ्रॉम पॉइंट O, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को O' से। Velocity is u2 and angle is θ2. In both cases, acceleration is g. दोनों ही प्रोजेक्टाइल के लिए एक्सेलरेशन सेम है, और हम लोग जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 विथ रेस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल 2 इज v1 minus v2. Similarly, acceleration of projectile 1 with respect to projectile 2 is a1 minus a2. Here a1, a2 दोनों सेम है, so it is vector g minus vector g, it is 0. रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों प्रोजेक्टाइल के बीच में 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ हम लोग दोनों के रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो प्रोजेक्टाइल के बीच के रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो 0 आ रहा है। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगा। रिलेटिव वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, इसका ये मतलब होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी शुरू में इनिशियल वेलोसिटी का जो रिलेटिव मोशन आएगा एंड आफ्टर टाइम t भी जो आएगा सेम ही रहेगा। इट विल नॉट चेंज विद टाइम। मतलब पहला प्रोजेक्टाइल दूसरे को, दोनों को अगर हम लोग एक ऑब्जर्वर मान लें कि दोनों u1 u2 वेलोसिटी से देयर आर टू ऑब्जर्वर्स, दोनों ने एक साथ जंप किया लाइक फॉलोइंग अ प्रोजेक्टाइल पाथ, तो दोनों को एक दूसरे का मोशन यूनिफॉर्म दिखेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन दिखेगा। इट इज नॉट वेरिंग विथ टाइम, स्ट्रेट लाइन मोशन में जाते हुए दिखेंगे। इस तरह की स्थिति। अब कंपोनेंट्स की बात कर लें, अगर किसी टाइम t पे इनिशियली velocity of particle 1 with respect to particle 2 is u1 minus u2. तो u1 को लिखेंगे, इस u1 को, this is vector u1, this is vector u2. u1 cos θ1 I plus u1 sin θ1 j, ये फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का हुआ, माइनस u2 cos θ2 I plus u2 sin θ2 j, ये सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए। u12 relative motion of projectile 1 with respect to projectile 2 is u1 cos θ1 minus u2 cos θ2 I plus u1 sin θ1 minus u2 sin θ2 j। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का ये फार्मूला होता है, दोनों का वेलोसिटी ले लिया हम लोगों ने। इनिशियली t टाइम के बाद भी रिलेटिव वेलोसिटी यही रहेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं रहने से वेलोसिटी चेंज नहीं होता, तो टाइम के साथ ये बदलेगा नहीं। u12 का x कंपोनेंट बोला जाएगा इसको, u1 cos θ1 minus u2 cos θ2. This is the x component of relative velocity, u2 cos θ2, and u12 y कंपोनेंट हो जाएगा u1 sin θ1 minus u2 sin θ2, ये y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसको अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो ऐसा दिखेगा। देखिए, एक्सवाई प्लेन में इसको अगर शो करें तो इस डायरेक्शन में u12 x हो गया और इस डायरेक्शन में u12 y हो गया, दोनों कंपोनेंट u12 x एंड u12 y, और u12 इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, तो u12 इधर कहीं आएगा। This is u12 at an angle theta from the x component. Here we can get tan theta as u12y by u12x.
So tan theta equals u1 sin theta 1 minus u2 sin theta 2 divided by u1 cos theta 1 minus u2 cos theta 2। इससे हम लोग को एंगल निकल जाएगा कि कितने एंगल पे रिलेटिव मोशन हो रहा है दोनों प्रोजेक्टाइल के बीच में। ये जो रिजल्ट निकला मतलब एक ही पॉइंट से दोनों आदमी जंप करता है तो दूसरे आदमी को पहला आदमी का मोशन वेलोसिटी इतना नजर आएगा, जिसमें एक्स ये होगा वाई ये होगा, और कितने एंगल पे नजर आएगा वो यहाँ से निकलेगा। कितने एंगल पे ये मोशन होगी वो वहां से पता चलेगा। और मोशन विल बी रेक्टिलिनियर इन ए स्ट्रेट लाइन। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है। पॉसिबिलिटी ये है कि ये जीरो अगर हो जाए तो क्या होगा और ये जीरो हो जाए तो क्या होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी समझना है, न्यूमेरिकल्स उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होता है। इफ u1 to y जीरो हो जाए ऊपर वाला टर्म, दैट मीन्स u1 sin थीटा 1 इक्वल्स u2 sin थीटा 2 हो जाए। दोनों का कंपोनेंट आपस में बराबर हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। इसका मतलब है कि tan थीटा जीरो हो जाएगा, देयरफॉर थीटा जीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि पार्टिकल नंबर 2 को पार्टिकल नंबर 1 रिलेटिव मोशन जो है थीटा इक्वल जीरो इस डायरेक्शन में दिखेगा, ये जीरो हो गया। यानी पार्टिकल नंबर 2 को पार्टिकल नंबर 1 अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा। इसका ये मतलब हुआ, थीटा जीरो होने का मतलब ये हुआ देयरफॉर रिलेटिव मोशन will be along x axis। पार्टिकल नंबर 1 का 2 के रिस्पेक्ट में या 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, किसी की भी बात करें तो दोनों को रिलेटिव वेलोसिटी दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग दिखेगा, या तो आता हुआ दिखेगा अपनी तरफ या अपने से दूर जाता हुआ दिखेगा। अब इसका सेकेंड केस क्या हो सकता है, अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला टर्म जीरो हो जाए, इफ u1 to x जीरो हो जाए, यानी u1 cos थीटा 1 और u2 cos थीटा 2 बराबर हो जाए, u1 cos थीटा 1 इक्वल्स u2 cos थीटा 2 हो जाए। ऐसा अगर हो जाए तो क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा इंफिनिटी, यानी कि थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर रिलेटिव मोशन will appear along y-axis, will appear along y-axis। मतलब पार्टिकल नंबर 2 को पार्टिकल नंबर 1 y-axis के along जाता हुआ दिखेगा कंटिन्यूअसली, बिकॉज x कंपोनेंट दोनों का बराबर है, इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। पार्टिकल नंबर 2 को पार्टिकल नंबर 1 ऐसे जाता हुआ दिखेगा, वर्टिकली जाता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये होगा। और एक कंडीशन होती है कि अगर दोनों प्रोजेक्टाइल आपस में कोलाइड कर रहे, एक को यहाँ से थ्रो किया, एक को यहाँ से थ्रो किया, कोलाइड कर रहे, इसका क्या मतलब होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि पार्टिकल ए विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल बी शुड अपीयर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, देन ओनली दे विल कोलाइड। पार्टिकल ए पार्टिकल बी से तभी कोलाइड कर सकता है जब ए को बी अपनी तरफ आता हुआ दिखे या बी को ए अपनी तरफ आता हुआ दिखे। अगर कोलिजन होने वाला है तो कोलिजन के लिए कंडीशन, if the two projectiles collide in mid-air, then motion of projectile A with respect to projectile B should appear along the line joining them। यहाँ पे नोट में डाल दे रहा हूँ, कंडीशन फॉर कोलिजन in mid-air is that motion of one projectile with respect to second projectile should appear along the line joining them।
ज्वाइनिंग देम। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल ऐसे थ्रो किया गया और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल ऐसे थ्रो किया गया, अगर ये दोनों यहाँ जाके टकरा जाते हैं तो राइट फ्रॉम बिगनिंग दोनों को एक दूसरे की तरफ मोशन दिखेगा, 1 को 2 अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा, 2 को 1 अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा, तभी कोलिजन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। दोनों प्रोजेक्टाइल को एक साथ प्रोजेक्ट किया गया है, तो थीटा कितनी होनी चाहिए और एक्स कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों प्रोजेक्टाइल को साइमल्टेनियसली थ्रो किया एंड दे कोलाइड। इसका मतलब है कि बी को ए इधर आता हुआ दिखेगा हमेशा और ए को बी अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा। ये तभी संभव है जब इस डायरेक्शन वाला वेलोसिटी दोनों का इक्वल, कंपोनेंट इक्वल, जैसा हम लोगों ने tan थीटा से डिस्कस भी किया था। फॉर कोलिजन ये कंपलसरी है कि वी ए साइन थीटा इधर का कंपोनेंट और ये तो ऑलरेडी वाई एक्सिस के लॉन्ग ही है, वी वी के बराबर होता है, तभी बी को ये अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा। इससे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा इज 10/20, 1/2, therefore थीटा इज 30 डिग्री। वेरी सिंपल, ये पार्ट ए है। और टाइम दिया हुआ कि कोलिजन कितनी देर के बाद होता है, हाफ सेकेंड के बाद कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन जैसे ये तो इस ग्राउंड से देखें तो ये तो इधर चलता जा रहा है और ये ऐसे जाके कोलाइड किया होगा यहाँ पे, तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए x। तो डायग्राम से देखिए आप, x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज वी ए कॉस थीटा, वी ए कॉस थीटा इंटू टी कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। t इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, हाफ cos 30 डिग्री इज √3/2 एंड टाइम इज हाफ सेकेंड, इतना मीटर आ जाएगा। सो 5√3 मीटर इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट तो एकदम सिंपल है। For collision to take place, sin 30 should be equal to 50 sin theta, जो पिछले क्वेश्चन में किया हम लोगों ने। इसको सॉल्व कर लें तो इट इज 6/5 इंटू साइन 30 इज हाफ, सो 3/5, therefore थीटा इज 37 डिग्री। फर्स्ट पार्ट का हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट में है कितनी देर बाद कोलिजन होगा। तो सपोज प्रोजेक्टाइल ऐसे गया और प्रोजेक्टाइल भी ऐसे गया, यहाँ पे कोलिजन हुआ है पॉइंट पी पे, तो टी टाइम के बाद कोलिजन हुआ और टी बताना है। पी पे हो चुका है, तो पॉइंट पी पे कोलिजन होने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस प्रोजेक्टाइल ने कवर किया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेकंड प्रोजेक्टाइल ने कवर किया। सो टाइम निकालने के लिए बेस्ट आइडिया है कि 100 मीटर इज इक्वल टू 60 cos 30 इंटू टी। इस प्रोजेक्टाइल ने यहाँ टी टाइम के बाद कोलिजन हुआ तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 60 cos 30 इंटू टी और ये हो जाएगा 50 cos थीटा इंटू टी प्लस 50 cos 37 इंटू टी। वैल्यू डाल दीजिए, टी का वैल्यू आ जाएगा cos 30 √3/2 और cos 37 4/5। After solving, you will get 10/3√3 plus 4 seconds. This is the answer for time. यस सर, यही आ रहा है। करेक्ट है। फिर अब डिस्टेंस AP निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस आपको पता चल जाए और ये हाइट पता चल जाए तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। यस सर। AP स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पॉइंट का नाम Q डाल दे रहे हैं, AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये इससे हो जाएगा। AQ कैसे निकलेगा? AQ इज 60 cos 30 इंटू टी, where t is this value, अप्रोक्सीमेटली इसको भी कैलकुलेट करके निकालना होगा। तो AQ की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू √3/2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम 10/3√3 प्लस 4। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, तो इससे AQ का वैल्यू जो भी आएगा AQ स्क्वायर यहाँ कर देना है।
और PQ कैसे निकलेगा देखिए, PQ इज हाइट अटेन्ड बाय एनी ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल। तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल PQ हाइट जो हो जाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ GT स्क्वायर से निकलेगा। u इज 60, तो 60 sin 30 इंटू टाइम t माइनस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पे भी t का वैल्यू ये डालेंगे, PQ आ जाएगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर लेंगे। So after solving, finally you must get approximate answer as 62.64 meter. This is the answer. तो PQ और AQ निकाल के पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, आंसर आ जाएगा। Yes, sir. एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड u। एक बम रिलीज किया तो बम का भी हॉरिजॉन्टल स्पीड u रहेगा, हालांकि बम प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है ग्राउंड से। एरोप्लेन वाले आदमी को, पायलट को तो बम हमेशा अपने नीचे गिरता हुआ सिर्फ दिखेगा, वर्टिकल लाइन में गिरता हुआ दिखेगा। तो कभी भी रीजन इज कि जितना बम आगे गया एरोप्लेन भी उतना ही आगे गया। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड विल नॉट चेंज, हॉरिजॉन्टल स्पीड इज नॉट चेंजिंग, इसलिए ऐसा हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर बम किसी एंगल पे थ्रो किया गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन ऑल्सो इट विल एक्सप्लोड जस्ट बिलो इट। देखिए अगर ऐसा नहीं, ये ग्राउंड है सपोज और एरोप्लेन इज मूविंग एट सम एंगल थीटा, ऐसे यहाँ से एरोप्लेन जा रहा है थीटा एंगल इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी u, कांस्टेंट वेलोसिटी u। तो एरोप्लेन का ये डायरेक्शन है, इन दिस डायरेक्शन एयरक्राफ्ट इज रनिंग, और अब उसके ऊपर से कोई बॉम्ब रिलीज होता है तो बॉम्ब का भी स्पीड, दिस इज द बॉम्ब, बॉम्ब का भी स्पीड u ही रहेगा सेम डायरेक्शन में। तो एरोप्लेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, बॉम्ब का भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम हुआ। अगेन बॉम्ब विल फॉलो अ डिफरेंट प्रोजेक्टाइल पाथ। तो जिस समय वो एक्सप्लोड करेगा एरोप्लेन बिल्कुल इसी डायरेक्शन में से जाता रहेगा, यहाँ बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो एरोप्लेन जस्ट उसके ऊपर होगा, सेम वर्टिकल लाइन में होगा। रीजन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एरोप्लेन का और बॉम्ब का एट द टाइम ऑफ रिलीज सेम, तो हॉरिजॉन्टली दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक बराबर होगा। तो एरोप्लेन बहुत ऊंचाई पे चला जाएगा और बॉम्ब काफी नीचे आ जाएगा, मगर जब एक्सप्लोजन होगा तो एकदम सामने ही दिखेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में, वर्टिकली बिलो द प्लेन ही दिखेगा। यही चीज इसमें प्रूव करना है। केस में था, एरोप्लेन के केस में क्या था कि बॉम्ब अगर ड्रॉप होगा या थ्रो करेंगे तो बॉम्ब का स्पीड वही रहेगा जो एरोप्लेन का। इस ऑब्जर्वर को ये लग रहा है कि हमने वर्टिकली फेंका, लेकिन ग्राउंड से देखेंगे तो ये वेलोसिटी जो कार की वेलोसिटी वो भी रहेगा इस बॉल को, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं। तो ऊपर जाके रुक के वापस आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u0/g। This is 2, u0 is 9.8, g is also 9.8, so it is 2 seconds. 2 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इन 2 सेकेंड में ये कार आगे बढ़ जाएगी और बॉल जो है पीछे छूट जाएगा। तो थोड़ा सा एरर है। इफ द कार स्टार्ट, जैसे ही बॉल को अपवर्ड थ्रो किया, इफ कार स्टार्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो u0 ले लेंगे। अगर u गिवन होता तो हम लोग ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, u0 लेंगे तो हाफ, ये 2 मीटर आएगा। ये गैलरी है बना हुआ, बेंच, पहला बेंच ये हुआ, फर्स्ट बेंच, सेकेंड बेंच ये है, थर्ड बेंच ये है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। बैट्समैन हिट्स द बॉल एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड बॉल मूव्स विद दिस वेलोसिटी एट 53 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और ये इस तरीके से जाता है। आगे जाके किस बेंच को हिट करेगा वी डोंट नो। लेट बॉल स्ट्राइक nth बेंच ऑफ गैलरी, ऐसा मान लीजिए। n कैन बी 10th, n कैन बी 25th, कुछ भी हो सकता है। n का वैल्यू निकालना, n की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन सेटअप करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, n का वैल्यू आ जाएगा। देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे। क्या करना पड़ेगा,
जिस nth बेंच को स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ आया 35 cos 53 डिग्री t इज मोर देन दिस वैल्यू। यहाँ से आप इक्वल लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे इनका मिनिमम वैल्यू आएगा। t का वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट करके t will be 109 plus n divided by this value, यहाँ t का वैल्यू डाल दें, n में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 1 से t का वैल्यू इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दीजिए यहाँ, यस सर। तो n में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, उसको सॉल्व करिए, पर कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा।